अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रोग्राम में, जहां हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव्स महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है खास हमारे एग्जाम से रिलेटेड। तो जो हमारी सबसे पहली हेडलाइन है वो है रिलेटेड टू द हीटेड विंटर सेशन दैट कंक्लूड्स अ डे अर्लियर। आप लोगों को पता होगा कि कल जो है विंटर सेशन हमारा समाप्त हो गया, और यहाँ पर बिल्कुल ही जायज कहा है अगर उसे हीटेड विंटर सेशन कहा गया है, क्योंकि इस सेशन में एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 11 बिल्स पर चर्चा हुई है। ठीक है, जीएस पेपर 2 का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, और उसके साथ साथ प्रीलिम्स में तो इसकी भूमिका रहती ही है, राइट। प्रीलिम्स में अक्सर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पॉलिटी सेंट्रिक। प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स एग्जाम में जब हमें पॉलिटी के सेशन क्वेश्चंस आते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत इजी दिख रहे हैं, ये तो हम सही करेंगे, बट कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए एक एक डिटेल को बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, ये हमारी पहले न्यूज़पेपर पर ही बिल्कुल बड़े में सबसे पहली खबर थी। हीटेड विंटर सेशन कहा गया है क्योंकि वैसे तो ये विंटर सेशन बहुत छोटा होता है टाइम पीरियड के हिसाब से अगर देखें तो, लेकिन 11 इंपॉर्टेंट बिल्स पर जो है यहाँ पर पूरी की पूरी चर्चा हुई है। 11 इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं वो पास किए गए हैं। समझते हैं सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट है वो ऐसा समय है, ऐसी पीरियड है जिसके दौरान अ हाउस मीट्स ऑलमोस्ट एवरी डे विदाउट इंटरप्टिंग एनी डे। ठीक है, मतलब कि बिना एक दिन का भी गैप किए डेली बेसिस पर जो है वो लोग मिलते हैं, हाउस जो है वो बैठता है, बात होती है, मैनेज किया जाता है बिजनेस को। ये होता है हमारा एक पार्लियामेंट्री सेशन का मतलब या फिर डेफिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे पूरे सेशन है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला हमारा बजट सेशन होता है जो कि फेब्रुअरी टू मई चलता है। कब चलता है ये? फेब्रुअरी टू मई, ओके। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन भी होता है क्योंकि इसी दौरान हमारा एनुअल स्टेटमेंट या फिर कहें कि जो हमारा एनुअल बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो सारी चीजें आती हैं। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट नो डाउट इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स वगैरह पता चलती हैं, पूरे साल कैसा परफॉर्मेंस रहा ये पता चलता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हमारा बजट सेशन होता है। उसके बाद हमारा मॉनसून सेशन आता है जो कि जुलाई टू सितंबर के टाइम पीरियड में होता है। एक दो महीने के बाद बजट सेशन के बाद मॉनसून सेशन आता है। इस टाइम पर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं लॉज से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड। और इसके बाद जो हमारा तीसरा सेशन होता है विंटर सेशन, जिसकी बात की गई है आज के हमारे न्यूज़पेपर में भी। विंटर सेशन जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये समवेयर मिड नवंबर से लेके दिसंबर, मिड दिसंबर तक, या ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब मिड दिसंबर तक रहता है बेसिकली। एग्जैक्ट डेट नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ लाइक बीच का टाइम पीरियड रहता है, और कुल मिला के 1 महीने का टाइम पीरियड ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि वो सारे मैटर्स जिसको हम इम्पोर्टेंट समझते थे और पहले के सेशन में उठाया गया था और रह गया था, ठीक है, उसको हम नहीं कर पाए थे डिस्कस पहले वाले सेशन में, उन सारे सेशंस को जो है इस सेशन में डिस्कस किया जाता है, लाया जाता है, उन पर बिल्स बनते हैं, पासेज होता है, उनका पूरा प्रोसीडिंग होता है। ठीक है, तो जो हमारा विंटर सेशन है, इट मेक्स अप द मैटर्स दैट कुड नॉट बी कंसीडर्ड अपॉन
earlier and makes up for the absence of legislative business during the second session of the parliament. ठीक है, तो यहाँ पर जो मुद्दे बच गए होते हैं उन पर डिस्कशन होता है। और देखिए इस बार तो 11 मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है, जिनमें से काफी सारे टॉपिक्स जो हैं हमने अपने डेली जो हमारे एक्सप्लेनर्स जाते हैं ना, राइट, आप प्लेलिस्ट खोलकर देख लीजिएगा एक बार, हमारी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। इनमें से काफी सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, अलॉन्ग विथ डिस्कसिंग इट अंडर दी करंट अफेयर्स थिंग। ठीक है, फार्म लॉज हमने डिस्कस किया, डैम सेफ्टी बिल हमने डिस्कस किया, ART जो हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव बिल था ये भी हमने डिस्कस किया, सरोगेसी बिल भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इनमें से काफी सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं, जो रह गए उसको भी हम आगे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारा सेशन हुआ। ओके, तो अब बात आती है हाउस के समन होने की। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है पार्लियामेंट्री सेशन का। इसका मतलब ये होता है, हाउस समनिंग का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। हाउस को समन कब किया जाता है? ठीक है, समन को आप अगर लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, तो आप सिंपली संबोधन से समझ सकते हैं कि भाई एक पूरे के पूरे हाउस को समन के लिए, संबोधन के लिए बुलाया जाता है। और ये कौन बुलाता है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। हु समन्स दी पार्लियामेंट? इसका आपको मुझे आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, नहीं भी पता तो गेस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में हमसे पूछ चुका है। ओके, तो इसको फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है इसका। ठीक है, और ये सेशन आपको याद होगा हमने जो सबसे स्टार्टिंग में डील भी किया था, सस्पेंशन ऑफ 12 राज्यसभा मेंबर्स से जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, रूल 256 255 आपको याद होगा, मैंने डिटेल में चर्चा की थी। अगर नहीं याद है तो प्लीज आप लोग स्टार्टिंग वाले जो सेशंस थे, सॉरी जो ये सस्पेंशन वाले जो लेक्चर्स हैं उसको प्लीज देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कुछ चेंजेस थे और काफी डिटेल में इसको हमने कवर किया है, इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो ये पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि भाई देखिए ये सेशन जहां शुरू हुआ था एमपी के सस्पेंशन से, वहीं कहीं ना कहीं एमपी के सस्पेंशन के साथ खत्म भी हुआ है। आपको याद होगा मिस्टर ब्रायन, राइट, तृणमूल कांग्रेस के जो मेंबर हैं, कल हमने उन पर बात की थी, उनको वापस से सस्पेंड कर दिया गया है। तो एमपी सस्पेंशन इस पूरे सेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या था? एमपी सस्पेंशन। तो इसको प्लीज देख लेना, क्योंकि पूरे सेशन में ये चीज रही है। ठीक है, क्या प्रोसेस है सब कुछ हमने समझाया हुआ है, बस आपको वो लेक्चर देखना है, 5 से 7 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, कर लीजिए उसको। चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट खबर। अच्छा, उससे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है, ये मैं भूल गई थी, कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड दैट शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन फॉर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन है आपके 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ या फिर 8 मंथ। इसको फटाफट से आंसर करिए, बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट लक्ष्मीकांत की जो किताब है हमारी, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, उससे मैंने उठा के आपको दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का, वो अगेन एक इंपॉर्टेंट लॉ से रिलेटेड है, दैट इज मैरिज लॉ। ठीक है, जहां पर चर्चा हो रही है कि भाई लड़कियों की जो मैरिज की एज है, जो कि पहले 18 थी, इसको जो है अब 21 ईयर्स कर दिया जाए। और अगर कल का आप लोगों ने सेशन देखा होगा तो उसको काफी वास्ट में मैंने कवर अप किया था, स्मृति ईरानी जी ने कुछ चीजें कही थी, उसको हमने कवर किया था और उसको समझने की कोशिश भी की थी। आज इससे रिलेटेड हम थोड़ी और बात करेंगे। देखिए ये जो लॉ आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स होने कल हमने पढ़े थे, राइट, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो बिल था हमारा, ये कई सारे ऑलरेडी पास्ड एक्ट्स में अमेंडमेंट लाएगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, या शरीयत एक्ट हो गया, मेजॉरिटी एक्ट 1875 हो गया, बहुत सारी तमाम एक्ट्स हैं। कल हमने ये डिस्कस किया है, आप एक बार उसको रिविजिट करके देख सकते हैं। अब मुद्दा आता है डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड का। किसका मुद्दा है यहाँ पर? आज का जो न्यूज है वो है डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। तो बहुत लोगों का कहना है कि भाई 18 साल से कम के जो बच्चे हैं वो मतलब लोग जो हैं वो चाइल्ड के कैटेगरी में आते हैं, राइट। अब देखो, अगर ये जो अमेंडमेंट है ये भी यही प्रपोज कर रहा है कि भाई एंटी चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए। लॉ कहता है कि चाइल्ड जो है वो इट इज समवन अंडर द एज ऑफ 21।
एंड कॉन्ट्राडिक्ट्स लॉज वेयर द लीगल एज ऑफ कॉम्पिटेंस इज 18 ईयर्स। यानी कि ये जो हमारा लॉ आ रहा है मैरिज प्रपोजल वाला, ये एक चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो ये कि भाई 21 साल से नीचे जो है अगर वो बच्चा है तो फिर वोट देने का जो उसका अधिकार है वो 18 साल का कैसे है? 18 ईयर्स पे उसको हम कैसे राइट टू वोट दे रहे हैं? राइट, राइट टू वोट का मतलब ये हो गया कि भाई अपना प्रतिनिधित्व, अपने देश का प्रतिनिधित्व, अपने देश के नेता को चुनने का हम अधिकार कैसे दे रहे हैं। एक चीज मुझे मिसिंग लगी आज के इस लेक्चर में, प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग कि आप इससे कहां तक सहमत हैं। ठीक है, ये मेरा व्यू पॉइंट था कि तमाम बातें हो रही हैं, तमाम डिबेट्स हो रहे हैं। ठीक है, 21 साल से नीचे का जो व्यक्ति है वो बच्चे की कैटेगरी में आएगा जो कि राइट टू वोट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। राइट, लेकिन क्या वो लड़के जिनकी मैरिज एज को लीगल टर्म्स पे 21 बोला गया है वो वोट नहीं देते हैं 18 साल के होने के पश्चात? अगर किसी जो जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा कल स्मृति ईरानी जी ने उठाया था कि भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और इसीलिए हम ये चीज कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर फेमिनिज्म नहीं आता है, यहाँ पर बायसनेस नहीं आती है। अगर हम फेमिनिज्म को लेकर भी चलें तो फेमिनिज्म क्या कहता है? राइट, आप कहेंगे अरे मैडम की तो बहुत सोच फेमिनिज्म वाली है। नहीं, देखिए, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम नारीवादी नारीवादी चिल्लाएं। फेमिनिज्म का मतलब है टू ट्रीट बोथ द जेंडर्स एज इक्वल। तो मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई अगर किसी लड़के को 21 साल की उम्र दी गई है मैरिज के लिए, अगर उसके लिए ठीक समझी गई है, लेकिन वो लड़का 18 साल की उम्र में राइट टू वोट कर रहा है, तो कैसे अगर किसी लड़की के लिए यही एज निर्धारित की जा रही है दैट इज 21 ईयर्स और वो 18 साल पर वोट करी, तो ये एक पूरा मुद्दा क्यों बना हुआ है? राइट, कि आखिर लड़के भी तो 18 साल की उम्र पर वोट कर रहे हैं ना। ये मेरा क्वेश्चन है, तो इस पे क्या व्यू पॉइंट आप रखते हैं प्लीज बताइएगा। मेंस के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ठोस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जहां आर्ग्यूमेंट करने को आता है, जहां कमेंट करने को आता है, वहां पर आप ये चीज उठा सकते हैं। देखिए, अपोजिशन में आप हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज अच्छाई के लिए की जा रही है तो बिना मतलब अपोज करने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस यही इनफैक्ट वो है कि जितने भी लॉज इस पूरे के पूरे आर्टिकल में कोट किए गए, जैसे मेजॉरिटी एक्ट, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो ये इमेज बनी हुई है, हु इज अ चाइल्ड, वाइल मोस्ट लॉज फिक्स 18 एज द एज व्हेन वन सीजेस टू बी अ चाइल्ड। 3 एक्सेप्शन है। मेजॉरिटी एक्ट हमारा कहता है, मेजॉरिटी एक्ट ऑफ 1875, कि भाई एज ऑफ मेचोरिटी, सॉरी मेजॉरिटी जो है वो 18 ईयर्स है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मिनिमम वोटिंग एज हमारा 18 साल फिक्स करता है। पॉक्सो एक्ट 2012 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो है वो कहता है कि एनीबडी हु इज अंडर द एज ऑफ 18 इज अ चाइल्ड। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 कहता है अ चाइल्ड इज समवन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं, बट मुद्दा ये है कि भाई अगर ऐसा है, और एक और है हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट भी है, वो भी देख लीजिए। चाइल्ड लेबर एक्ट कहता है कि चाइल्ड इज समवन अंडर द एज ऑफ 14 एंड एन अडोलेसेंट इज एज्ड बिटवीन 14 एंड 18। तो मतलब ये कि अगर 14 से 18 के बीच में है तो आप अडोलेसेंट हैं, अगर 14 से कम में है तो आप बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। ये कह रहा है, ये तमाम हमारे एक्ट्स कह रहे हैं। और जो हमारा ये बिल था वो ये कह रहा था कि भाई 20, सिंपल सा बिल है कि भाई 21 ईयर्स शुड बी दी लाइक नॉर्मल एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स ऑल्सो विच इज नॉर्मल फॉर बॉयज। तो ये सारी बातें यहाँ पर उठ करके आई हैं। अब हमें सोचना सिर्फ यही है कि ये गलत कितना है और क्यों है, क्यों लोग इस पे सवाल इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसा कि स्मृति ईरानी जी ने कहा कि वाकई 75 साल लेट हैं हम ये इक्वालिटी राइट देने से उन लड़कियों को, क्योंकि आप सोचो 18 ईयर्स ऑफ मैरिज विच causes a number of reasons for their health and nutrition बैकलॉग के लिए। ठीक है, कल हमने देखा था क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ पर प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूट्रिशन वाइज प्रॉब्लम हो सकती है, चाइल्ड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, तो उनकी पूरी की पूरी जो आने वाली जर्नी है, जो उनकी पूरी हेल्थ का मुद्दा है, वो यहाँ उठाया गया है। तो प्लीज बताइएगा मुझे कि आप क्या सोचते हैं। यहाँ पर अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये चारों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे यही पूछेगा स्टेटमेंट वाइज
कि भाई ये एक्ट इतनी एज निर्धारित करता है फॉर अ चाइल्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, हु इज एक्चुअली द चाइल्ड, ठीक है। और यही चीजें हैं। और जो लॉ कह रहा है, मतलब लाइक जो गवर्नमेंट का कहना है वो ये कि भाई देखिए हम एक इक्वालिटी लाना चाहते हैं, विच इज गुड, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज गुड, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर लड़कों की एज 21 है तो लड़कियों की भी एज 21 होनी चाहिए, मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है। क्यों? क्योंकि भाई लड़कियों को कहीं ना कहीं शादी के बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज झेलने पड़ते हैं। और जो हमने एक एवरेज निकाला था, अगर आपने देखा होगा कि इंडिया का एवरेज कितना है रिलेटेड टू मैटरनिटी रेट, रिलेटेड टू इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बहुत सारे जो रेशियोज हमारे आते हैं उस पर जो एक वो था हमारा कि अभी भी 18 साल से कम में काफी जगह ये नॉर्म जो है वो प्रैक्टिस हो रहा है, विच शुड बी लाइक नाउ प्रोहिबिटेड। ओके, सो दिस इज दिस। व्यू पॉइंट्स जरूर बताइएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, विंटर सेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इंडिया गिव्स 1 मिलियन डोजेस टू म्यांमार। म्यांमार का जो अभी स्थिति है म्यांमार की, आपको पता होगा मिलिट्री कूप हुआ है वहां पर, राइट। जीएस पेपर 2 का इशू है, हमने इसको अपने करंट अफेयर्स में पूरा अच्छे से कवर किया है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पॉलिटिक्स थी, क्या हिस्ट्री थी, किसने कौन अभी एट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम उन सब चीजों में नहीं जाएंगे, हम पर्टिकुलर बस न्यूज को देखेंगे कि आज की जो न्यूज है उससे हमें एग्जाम के लिए क्या मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज जो मुद्दा है हमारा वाई वाला, वो ये कि भाई 1 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन दी गई हैं म्यांमार को। क्यों? क्योंकि कंट्री, पूरी म्यांमार का जो देश है वो अभी एट प्रेजेंट ऑलरेडी ब्रेकडाउन में है लॉ एंड ऑर्डर के, क्योंकि वहां पर मिलिट्री कूप हुआ पड़ा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से वहां पर अभी क्षतिग्रस्त है, राइट, मींस डिस्टर्ब्ड है बेसिकली। ओके, तो इस वजह से वहां पर जो कोविड की जो दिक्कत है, परेशानी है लोगों में, स्पेशली ऑन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर ऑल्सो, वो बहुत ज्यादा राइज कर रही हैं। तो उन लोगों की मदद के लिए हाँ, इंडिया ने जो है 1 मिलियन डोजेस फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार, सो दैट दे कैन फाइट विद दी फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 प्रॉब्लम, ठीक है, वो किया है, राइट। और ये जो हेल्प हमारी है ये किसे हैंड ओवर किया गया है? तो वो दिया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी को, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम वहां पर जो है एज सच कोई हमारा म्यांमार का कोई प्रेसिडेंट या वो है नहीं, मिलिट्री कूप हुआ पड़ा है। तो ऐसे में द बेस्ट मूव वाज दिस कि हम भाई रेड क्रॉस सोसाइटी को सपोर्ट करें, सो दैट इट कैन रीच आउट टू पीपल एंड इट कुड लाइक हेल्प देम, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मुद्दा था। एक यहाँ पर टॉपिक उठ के आया है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव का। तो देखिए जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, मैत्री का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, इसके अंदर कुछ ऐसे देश थे, हमारे नेबर कंट्रीज थी, जिसमें से कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार आता है। इन्हें हमने वैक्सीन्स प्रोवाइड की थी ऑन अ फ्रेंडली बेसिस कि हम आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे, ठीक है। लेकिन जो मतलब ये पूरा वो था हमारा, इसी के तहत हमने और वैक्सीन्स भी भिजवाने का, मतलब इसी इनिशिएटिव के अंदर जो है हमने स्टेप लिया है। लास्ट टाइम फेब में भिजवाई गई थी, ऑंग सान सू की जब थी यहाँ पर एज द लीडर, तब जो है ये स्टेप लिया गया था। ओके, तो ये सारी चीज हैं। और म्यांमार के जो एफर्ट्स हैं बेसिकली टू डील विद द कोविड-19, वो बहुत बुरी तरीके से जो है अभी डिस्टर्ब्ड है, बहुत बुरी तरीके से ये कह सकते हैं कि आघात है हुआ है उन पर, क्योंकि मिलिट्री रूल कर रही है। और मिलिट्री रूल ने अपने उसमें 19 डॉक्टर्स को भी चार्ज किया है विथ ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट, ठीक है। तो इस वजह से जो वहाँ की हेल्थ केयर सिचुएशन है वो अभी काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, इसलिए हमने ये हेल्प करने की कोशिश की है, ठीक है। ये न्यूज थी हमारी म्यांमार वाली। आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर जो है वो है 33 यूनिकॉर्न्स। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया ने यूके जैसे देश को पीछे कर दिया है इन दी यूनिकॉर्न्स लिस्ट। यूनिकॉर्न क्या होता है? सबसे पहली चीज हम ये समझ लेते हैं। तो यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स हैं, वो एंटरप्राइजेस हैं जिनकी वैल्यू मोर देन $1 बिलियन है। और इंडिया लगातार ये चीजें क्रिएट कर रहा है। इससे पहले भी ये न्यूज आ चुकी है जिसमें मोदी जी ने बहुत सराहा था इस पूरी चीज को कि भाई जहां पिछले सालों तक
हमारे पास मुश्किल से 10 यूनिकॉर्न थे। आज की डेट में हर एक महीने में जो है हमारे पास 10 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स जन्म ले रहे हैं, 10 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 का इशू है, इंडिया ने 33 यूनिकॉर्न पिछले एक साल में एडअप किए हैं, जो अब टोटल हमारा हो रहा है 54, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया इज नाउ 54, ओके। और इंडिया ने 3rd पोजीशन ली है। पहले इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पर था, लेकिन अब इंडिया ने यूके को रिप्लेस किया, क्योंकि पिछले एक साल में यूके ने सिर्फ और सिर्फ 15 यूनिकॉर्न ही ऐड किए थे, जिससे यूके का टोटल है 39 और इंडिया का टोटल है 54, ओके। जो टॉप कंट्रीज हैं वो है हमारी यूएस, ओके। यूएस इज एट द टॉप, क्योंकि यूएस ने 254 टोटल यूनिकॉर्न्स ऐड किए हैं और इनका टोटल नंबर हो गया है 487। और दूसरे स्थान पर हमारा चाइना है, जिसने 74 यूनिकॉर्न्स ऐड किए हैं और इनका टोटल नंबर है 301। तो अभी भी हमें बहुत ग्रोथ करनी है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल चरम पर पहुंच गए, बट नहीं, हमें दिन रात ग्रोथ करनी होगी और तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था हमारा यूनिकॉर्न से रिलेटेड। चलते हैं अगली खबर पर, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है AERVs को, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेंस व्हीकल्स, जिसको कि फॉर्मली इंडियन आर्मी ने इंडक्ट कर लिया है। अब ये जो व्हीकल है हमारा, ये DRDO ने बनाया है, डिजाइन किया है, इंडिजीनियसली डिजाइन है, ये इंडिया का ही है, ठीक है। इंडिजीनियसली डिजाइन का मतलब होता है हमारे देश का ही, मतलब कि जितने भी इसमें पार्ट्स वगैरह लगे सब कुछ हमारे देश का ही है। तो बेसिकली बोला जाता है कि 90% जो इसका वो है कंटेंट है वो इंडिजीनियस है, मोर देन 90%। इसलिए ये इंडिजीनियसली डिजाइंड है बाय DRDO। और इसको बनाया किसने, मैन्युफैक्चर किसने किया है, वो क्या, हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, पुणे में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल है हमारा, ओके। और इसको जो है इंडक्ट किसने किया, तो हमारे आर्मी चीफ जो है एट प्रेजेंट जनरल मनोज मुकुंद साहब, ठीक है। जनरल मनोज मुकुंद साहब ने इसको इंडक्ट किया है। अब इसका जो है, इसकी कुछ खासियत है, जैसे कि इट इज वर्सेटाइल BMP-II के एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ठीक है। एम्फीबियस यानी लैंड और वाटर दोनों पर ही ये चलेगा, ये काम करेगा। दूसरी चीज इसमें कुछ स्टार्ट मतलब लाइक अच्छी चीजें हैं, जैसे वाटर रिकॉग्नाइंस है, लैंड रिकॉग्नाइंस है, नेविगेशन है, डेटा बैकअप की पूरी अच्छी व्यवस्था है इसमें। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दिस व्हीकल कैन नेविगेट टेरेन्स यूजिंग मिलिट्री ग्रिड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ मैं, यहाँ पर आप देख लेना, हाईलाइटेड है ऑलरेडी, कि जो ये AERVs है, इट कैन नेविगेट टेरेन्स यूजिंग मिलिट्री ग्रिड कोऑर्डिनेट सिस्टम विच मेजर्स एंड प्लॉट अंडर वाटर बेड्स एंड वाटर करेंट्स ऑफ रिवर्स और कनाल्स और स्टोर डेटा फ्रॉम वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा AERV इसलिए खास है हमारे लिए। इसकी इमेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी इमेज दी हुई है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें। उम्मीद करती हूँ कि खबरें आपको, मतलब जो भी हमने आज डिस्कस किया वो अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन प्लीज़ कोशिश करिएगा मैंने जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उसका आंसर देने की। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए डेली #CD रिचुअल्स पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम क्लासेस, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, डेली एक्सप्लेनर और MCQs, और वीकली बेसिस पर भी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेकर हम आ रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पॉज करती हूँ। और बताइएगा मुझे ज़रूर कि क्या है आपकी थॉट प्रोसेसिंग, और अगर ऐसे में ये टॉपिक आता है तो आप उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। वैसे तो मैं इस वीकेंड पूरी कोशिश है मेरी कि आपके लिए मैं ऐसे की दृष्टि से और CSAT की दृष्टि से कुछ लेकर के आऊँ। देखते हैं, वो सरप्राइज रहेगा कि क्या लेकर आ रहे हैं हम, उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन तब तक आप जो हमारा वीकली जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी नोट ज़रूर बनाते रहिए और आंसर भी करिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।